स्वागत है आपका इस खास ब्रॉडकास्ट में। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शोरा। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार का शोर थम गया है, लेकिन इस प्रचार के शोर के थमने से पहले कांग्रेस पार्टी ने एक ऐसा धमाका कर दिया जिसकी गूंज इस विधानसभा चुनाव में अभी तक किए गए प्रचार पर भी भारी पड़ रही है। राहुल गांधी ने महेंद्रगढ़ की अपनी रैली में बहुत नाटकीय अंदाज में वो कर दिखाया जिसका अभी तक सबको इंतजार था। वो था एक चमत्कारिक तौर पर बीजेपी के नेता को कांग्रेस पार्टी में शामिल करवाना। भारतीय जनता पार्टी इस पूरे चुनाव में प्रधानमंत्री समेत तमाम नेता एक ही एजेंडे को पुश करने की कोशिश कर रहे थे या एक ही एजेंडे पर काम कर रहे थे। वो था दलित नेताओं का या हरियाणा में दलितों के साथ हुए भेदभाव का। और इसी वजह से प्रधानमंत्री मोदी समेत सब नेताओं ने कुमारी शैलजा का जिक्र हमेशा किया। राहुल गांधी ने 3 बजे चुनाव प्रचार के खत्म होने से केवल 2 घंटे पहले अपने पुराने साथी और बीजेपी के बड़े दलित नेता अशोक तंवर को यकायक पार्टी में शामिल करा के सबको अवाक कर दिया। और ये राहुल गांधी का एक मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। और उस पर भी तुर्रा ये कि उनका स्वागत पार्टी में किया उनके पुराने प्रतिद्वंद्वी माने जाने वाले भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने। भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस भंग हुई विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष थे और आने वाले वक्त में अगर कांग्रेस पार्टी की हुकूमत बनती है तो वो मुख्यमंत्री के प्रबल दावेदारों में शामिल हैं। मुख्यमंत्री की एक और प्रबल दावेदार हैं कुमारी शैलजा। उन्होंने भी मुलाकात की सोनिया गांधी से और सूत्रों के हवाले से खबर ये आ रही है कि सोनिया गांधी ने उन्हें इस पूरे घटनाक्रम के बारे में जानकारी दी। उनको बताया गया कि अशोक तंवर को शामिल किया जा रहा है, लेकिन उससे उनके कद पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इस पूरे घटनाक्रम की जो पटकथा थी वो करीब 3 हफ्ते पहले से लिखी जानी शुरू हो गई थी और उसके बाद इस पर काम किया जा रहा था। और केसी वेणुगोपाल को इस बात की जिम्मेदारी सौंपी गई थी कि वो पूरी बातचीत करें और इसको अमली जामा पहनाएं। उसके बाद केसी वेणुगोपाल ने इस पूरी बातचीत को अंजाम दिया और उसके बाद ये तय किया गया कि प्रचार के आखिरी दिन, बल्कि आखिरी कुछ घंटों में, जब राहुल गांधी हरियाणा में अपनी पदयात्रा, रथ यात्रा या फिर अपनी यात्रा को खत्म कर रहे होंगे, ठीक उस वक्त महेंद्रगढ़ यानी अहीरवाल के इलाके में, जो कि बीजेपी का सबसे मजबूत गढ़ है, वहां पर इस पूरे घटनाक्रम का या इस पूरे नाटक का पर्दा गिराया जाएगा और अशोक तंवर को पार्टी में शामिल करवाया जाएगा। और ठीक वैसा ही हुआ। सफीदों में अपनी एक चुनावी सभा को संबोधित करने के बाद सफीदों में बीजेपी के उम्मीदवार राम कुमार गौतम के पक्ष में चुनाव प्रचार करने के बाद ठीक 2 घंटे के भीतर वो रैली स्थल पर पहुंचे महेंद्रगढ़ में, जहां पर राहुल गांधी को अपनी इस रैली को संबोधित करना था। उन्होंने जैसे ही रैली को खत्म किया वैसे ही उस स्टेज पर, रैली के उस स्टेज पर अशोक तंवर नुमाया हो गए और राहुल गांधी ने उनका वहां पर स्वागत किया। और ठीक उसी वक्त स्टेज से ये घोषणा की गई कि पूर्व सांसद, पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर घर वापसी कर रहे हैं। इसका असर इस विधानसभा चुनाव में निश्चित तौर पर बहुत बड़ा पड़ने वाला है, क्योंकि बीजेपी जिसके पास ले देकर एकाध दलित नेता रहा, अब उनके पास वो भी नहीं है। बीजेपी ने
कांग्रेस पार्टी से, या बल्कि कांग्रेस क्या, जब से अशोक तंवर ने कांग्रेस छोड़ी है उसके बाद से उन्होंने तृणमूल कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और उसके बाद बीजेपी का दामन थामा और अब वापस घर वापसी कर ली है। ऐसे में जो सबसे बड़ा आरोप बीजेपी इस पूरे चुनाव के दौरान कांग्रेस पर लगा रही थी वो यही था कि बीजेपी, कांग्रेस पार्टी के शासन में दलितों पर अत्याचार हुए, उनका अपमान हुआ, लेकिन बीजेपी जो है वो दलितों को सम्मान देती है और ओबीसी समुदाय का भी सम्मान करती है। और इसके बाद जो घटनाक्रम हुआ उससे ये बात तय हो गई कि कांग्रेस पार्टी के पास आज दलित नेताओं की एक लंबी फेहरिस्त है, जिसमें कुमारी शैलजा से लेकर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान, तो साथ ही अशोक तंवर भी शामिल हैं। वहीं बीजेपी के पास आज कोई ऐसा बड़ा चेहरा नहीं है जो दलितों का नेता कहा जा सके, जिसको या जिसकी पैन हरियाणा यानी कि पूरे हरियाणा भर में जिसकी प्रेजेंस मानी जा सके। और इस विधानसभा चुनाव में दलित राजनीति को या दलित वोटर्स को बहुत अहम माना जा रहा है और ऐसे में एक बड़े दलित चेहरे का पार्टी में वापस आना या कांग्रेस पार्टी में उसकी वापसी होना, ये न केवल कांग्रेस पार्टी की पहले से जो मजबूत स्थिति है उसको और मजबूत करता है, बल्कि साथ ही साथ राहुल गांधी की रणनीति और उनके राजनीतिक कौशल को भी दिखाता है। खास बात यह है कि बीजेपी, जिसके पास न केवल सत्ता है, जिसके पास तमाम एजेंसीज हैं और उनको राजनीतिक चातुर्य का भी सब लोग लोहा मानते रहे हैं, ऐसे में उनकी नाक के नीचे बिना उनको खबर लगे बिना इतने बड़े नेता को अपनी पार्टी में शामिल करवाना, ये वाकई अपने आप में एक बड़ी बात है, वो भी चुनाव के ठीक प्रचार खत्म होने से 2 घंटा पहले। तो इसका असर राजनीति में तो जरूर पड़ेगा। हरियाणा में जो 21% पॉपुलेशन दलित मतदाताओं की है, उसमें ये माना जा रहा है कि सबसे बड़े नेता आज कांग्रेस पार्टी के पास हैं। जो दूसरे समाज है, चाहे वो जाट समाज हों या दूसरी ओबीसी समाज के नेता हों, उनमें भी कांग्रेस पार्टी का काफ़ी धीरे धीरे उनका वर्चस्व बढ़ रहा है। और ख़ासतौर पर जाट समाज और दलित समाज, ये दोनों समाज मुस्लिम और जट सिख या सिख समुदाय के साथ जुड़कर हरियाणा में एक फॉर्मिडेबल कॉम्बिनेशन बनाते हैं, जो कांग्रेस पार्टी के पक्ष में जाता हुआ दिख रहा है। इस पूरे चुनाव में हमने देखा, चुनाव प्रचार के दौरान भी हमने देखा कि जो स्थानीय मुद्दे थे वो हावी रहे और उन्हीं मुद्दों को लेकर कांग्रेस पार्टी ने अपनी रणनीति को तैयार किया और उन्हीं के इर्द गिर्द अपने पूरे इस चुनाव के कैंपेन को रन किया। राहुल गांधी ने जिस तरीके से रोजगार का मुद्दा उठाया और जो जीटी रोड बेल्ट पर जब वो गए, तब उन्होंने डंकी के रास्ते विदेश जाने वाले बच्चों का मुद्दा भी उठाया। वहीं प्रियंका गांधी ने नशे का मुद्दा उठाया और साथ ही साथ प्रॉपर्टी आईडी और महिला उत्पीड़न का मामला भी उठाया। पहलवानों का मुद्दा, जो हरियाणा में बहुत एक इमोटिव इशू है, उसको भी खूब रेज किया गया। और इन सब के अलावा कांग्रेस पार्टी के नेता जो लोकल इश्यूज हैं, जिसमें फैमिली आईडी, प्रॉपर्टी आईडी, एनओसी, पोर्टल्स और सीईटी के एग्ज़ाम जैसे इश्यूज, उनको रेज करना भी नहीं भूले। इसके मुकाबले में बीजेपी ने जहां जिस तरह के मुद्दे उठाए, उनमें जातिवाद, दलित शोषण और राष्ट्रीय मुद्दों को उन्होंने तरजीह देने की कोशिश की। उन्होंने धारा 370 जैसे मुद्दे भी हरियाणा में उठाए। लेकिन ये पूरा इलेक्शन जो था, जो पूरा इलेक्शन का कैंपेन रहा, वो कहीं ना कहीं उसमें आक्रामकता कांग्रेस पार्टी के प्रचार में दिखी, बीजेपी बैकफुट पर दिखी। कांग्रेस पार्टी के जो नेता थे, उनके चुनाव प्रचार में ज़्यादा भीड़ दिखी बनिस्पत बीजेपी के नेताओं के। बीजेपी की जो शुरुआती रैलियां प्रधानमंत्री मोदी की हुई, उनमें कम हाजिरी, भीड़ की कम हाजिरी भी एक चर्चा का विषय रही। और उसके बाद राहुल गांधी की रैलियों में ज़्यादा भीड़ जो उमड़ी और उनकी रथ यात्रा में जिस तरीके से ज़्यादा लोगों ने हिस्सेदारी की, वो भी इस चुनाव में चर्चा का विषय रहा। खैर, अब चुनाव प्रचार का शोर थम गया है और 5 तारीख को वोट डाले जाएंगे। उसके बाद इस पूरे इलेक्शन में 8 तारीख को जो गिनती होगी, तो उसमें सबको इंतज़ार रहेगा कि किस पार्टी को कहां से जीत हासिल हुई। लेकिन जो आंकड़े हैं और अभी तक के जो रुझान हैं,
उससे ये दिख रहा है कि कांग्रेस पार्टी को इस इलेक्शन में जहां पहले से एज है वो स्पष्ट बढ़त बनाती हुई दिख रही है, वहीं बीजेपी जो बैकफुट पे है उसके लिए अपनी सरकार बचा पाना फिलहाल बहुत मुश्किल काम लग रहा है। लेकिन चुनाव का परिणाम 8 तारीख को आएगा, उसके पहले किए गए तमाम दावे आकलन हैं। हमको भी इंतज़ार है, आप भी इंतज़ार कीजिए। 8 तारीख तक हम लोग लगातार अपडेट्स लेकर आपके पास आते रहेंगे। आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।